अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। नाजरीन, आज प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं एक बहुत ही संजीदा, एक बहुत ही अहम मौजू को लेकर, जिसे हमारी सोसाइटी में मैरिड कपल्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अच्छा, हम बात करने वाले हैं बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट या फिर जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं और ख़ासकर कज़न मैरिजेस की वजह से। अच्छा जी, अब वंस यू आर मैरिड, अब आपकी अगर शादी हो चुकी है और आपको पता चल रहा है कि एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस हैं आपके होने वाले बच्चों में, तो फिर क्या किया जा सकता है? इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे क्योर किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट्स ली जा सकती हैं ताकि जो आने वाली जो जिंदगी है वो अच्छी सेहत में हो। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जनाब डॉक्टर साजिदा शाहनवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रिप्रोडक्टिव सर्जन एंड IVF स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जब हम बात करते हैं कज़न मैरिजेस की और बर्थ डिफेक्ट या फिर एबनॉर्मेलिटीज़ की, तो कौन कौन से रिस्क होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई मुझे आपको इतने दिनों के बाद देख के। हाँ, क्योंकि मैं कुछ प्रोग्राम्स में मैं आई भी तो आप मौजूद नहीं थी, तो बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात ये आ गई कि हमने कज़न मैरिजेस पे, आपको याद है कि मैं स्काइप पे भी मैं उस दिन आ नहीं सकी थी, तो काफ़ी इसमें तिश्नगी रह गई थी। वो चीज़ें थी जो फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो बाज़ दफ़ा कनेक्शन ठीक नहीं होता। कज़न मैरिज, जैसे कि मैंने पहले भी हमेशा लोगों को बताने की कोशिश की है कि इट इज़ नॉट बैड, लेकिन इट इज़ नॉट गुड। अब इस बात के ऊपर एकदम बंदा कहता है कि ये क्या बाइपोलर खातून है, एक बात पे कह रही है इट्स नॉट बैड, इधर कह रही है इट्स नॉट गुड। कहने का मतलब ये है कि मजबूरी अगर है तो कर लें, लेकिन देखभाल के करें। वो देखभाल ना क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए कज़न मैरिज। उसकी ये सेम है मदर साइड और फादर साइड दोनों के लिए? दोनों के लिए। आप चाहे पैटर्नल कज़न हैं, मैटर्नल कज़न हैं, दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस। क्योंकि जैसे जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इंसान की नस्ल जूं रेप्लिकेट, बेसिकली तो हम एक माँ और बाप की औलाद हैं जी, ठीक है। तो आगे हमारी जेनेटिक रेप्लिकेशन आ रही है। आप देखें कि पहले लोगों के कद कितने होते थे, 6+, 7+, 8+, आहिस्ता 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 हमारी जीन्स में जो रेप्लिकेशन आती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि हाइट्स लोगों की कम है। इसी तरह लाइफ स्पैन, अब हम पढ़ते हैं कि इतने इतने साल लोग जिंदा रहते थे, लाइफ स्पैन कम हो रहा है। तो होता क्या है कि जब आप एक ही जैसी जीन की मल्टीपल रेप्लिकेशन करते जाएंगे तो उनमें याद रखिएगा कि उनमें कमज़ोरी का अंसर आएगा, और जब जीन वीक होगी ना, वीक जीन में अल्टरेशन आ सकती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में क्या नंबर है इसका? अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज के बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस का रिवाज बहुत ज्यादा है वेस्ट की निस्बत। देखें, अगर आप मुझे ये कहना कि पाकिस्तान में कितने % है, इसके ऊपर अभी तक कोई नई स्टडीज नहीं आई। जो ओवरऑल वर्ल्ड में है कि कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज कज़न मैरिजेस में आने का चांस जो है वो मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस, यानी कि अगर किसी में 1.5 चांस है अगर नॉर्मल कपल में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी आने का, तो उसमें 3 हो जाएगा। अगर 2.5 है तो 5 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आप जब लफ्ज़ कहते हैं ना डबल चांस हो जाता है, तो एकदम से बंदा रिस्क तो बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कज़न मैरिजेस के अलावा आप में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं आ सकती हैं, लेकिन आप चांस ज़्यादा दे रहे हैं। मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ, जब वो मेरी बात को नहीं समझ रहे होते, तो मैं कहती हूँ देखो, आप किसी के घर गए हैं, आपने अपना दरवाज़ा लॉक नहीं किया, ठीक है, आप लॉक किए बगैर जा रहे हैं, कुफल लगाए बगैर, तो आपका चांस ज़्यादा है कि डाका पड़ जाए। और ये भी हो सकता है कि आपने लॉक भी किया फिर भी हो जाए, लेकिन कोई अक्लमंद बंदा उसको अपने घर को लॉक किए बगैर नहीं जाता। इसी तरह हमारा भी अब फ़र्ज़ है, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आ रही, क्योंकि बहुत रेप्लिकेशन हो गई,
अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा। हम ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल, वायरसेस ने हमें चेंज कर दिया, हमारी और जितनी बीमारियां हैं, आप ऊपर से नीचे देखें क्या क्या बीमारियां जिनका कभी नाम नहीं था, लाइफ स्पैन तो आगे कम हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी आए तो दिस इज़ अंडरस्टूड दैट वी हैव टू डिसाइड कि हमें अपने बच्चों की फर्स्ट ऑप्शन कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन सी रिस्क फैक्टर किस तरह से बढ़ सकता है बच्चों में, कौन कौन सी जो बर्थ डिफेक्ट या एब्नॉर्मैलिटीज़ है, किस तरह की बीमारियां बच्चों में इन फ्यूचर, खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी पहले तो है कि ऐसा हो, लेकिन चांसेस जो है वो ज़्यादा किसके होते हैं? भैया इसका ये होता है कि हमारी 2 तरह की डिजीज़ हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं। मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी। एक होती हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव जब हमारी बॉडी में, फ़र्ज़ करें मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त फिज़िकली मौजूद हैं, हो सकता है इनमें ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी मौजूद हो, लेकिन उसका मतलब है वो प्रेजेंट नहीं हो रही, हम अपरेंटली बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन रिसेसिव हमारे अंदर, जैसे थैलेसीमिया को आप फॉर एग्जांपल के, थैलेसीमिया ट्रेट कुछ लोगों को होता है, तो वो उनमें बीमारी होती है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। अब कज़न मैरिजेस में कौन सी बीमारी आने का चांस होता है? वो ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां जाने का चांस होता है। क्यों चांस होता है कि फ़र्ज़ करें हस्बैंड में भी आपके उसमें भी थैलेसीमिया माइनर है, वाइफ में भी, क्योंकि उनकी फैमिली में ननियाल ददियाल में थैलेसीमिया वाज वेरी कॉमन, तो अब उन दोनों में ट्रेट मौजूद था, दोनों अपेरेंटली नॉर्मल थे। लेकिन जब उनके जीन्स आगे रेप्लिकेट होंगे, तो मैं आपको ये, इस वक्त मैं बैठी हूँ, अगर आप लोग मेरा ये फोकस कर सकते हैं दोनों हाथ, तो ये देखें, ये मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस है, इसमें 1 रिंग है, इसमें 2 रिंग है। ठीक है। अब इसी तरह मेरा हस्बैंड अगर साथ बैठा, उसके भी 2 हाथ हैं, दोनों हाथ डिफरेंट है। अगर मेरा ये हाथ उसके भी उस हाथ पे जिस पे उसकी 1 रिंग है, ये मिल गया, इसका मतलब है, फर्ज करें मैं रिंग को कहती हूँ कि यहाँ कोई डेफिशिएंसी है, ये मेरी कंप्लीट है। अब उसकी उस डेफिशिएंसी वाले हाथ के साथ अगर मेरा हाथ भी मिल गया, तो इसका मतलब है बच्चे के दोनों हाथों पे 1 रिंग है। वो 1 रिंग क्या करेगा? वो बच्चा एपरेंटली भी उस डिजीज का शिकार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये आपकी जो हमारी सेकंड फैमिली होती है, उसमें भी इसी तरह से ही उसमें भी जा सकता है। उसमें भी चांस होता है। आपका चांस अगरचे कम हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होता। इवन अगर आप नहीं भी, आप कज़न नहीं भी हैं, तब भी बीमारी आने का चांस हो सकता है। अब तो मैं समझती हूँ कि शादी से पहले ना सिर्फ कज़न्स को, जो हमारी मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे कि हमारा ख़ास तौर पे मैं थैलेसीमिया का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक सीधा सा CBC टेस्ट है वो करा लें। CBC टेस्ट जो है ये ब्लड का टेस्ट है, सस्ते टेस्ट है बिफोर मैरिज। उसमें आपकी बेस लाइन पता लग जाती है कि अचानक से इस बंदे में कोई बीमारी तो नहीं है। मैंने कई लोगों में ऐसा देखा है कि वो बेचारे बीमारी का शिकार होते हैं और आगे शादियां हो जाती हैं। प्यारी बात की है कि एक छोटा सा टेस्ट है CBC का, बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन मैं इसके पीछे कि हमारे यहाँ अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये बात लड़की वालों ने कह दी या तो इसके ऊपर भी एक पूरा वावेला मचता है कि हमारे यहाँ पहले तो मेरे ख्याल से कि वैसे सेशंस होने चाहिए नफ्सियाती कि लोग पहले इस चीज पे एग्री हो, इस चीज को समझें कि अगर कोई डिमांड की जा रही है, दैट मीन्स कि वो लोग इस मसले की संजीदगी की नौयत को समझ रहे हैं। लेकिन हम तो पहले इस बात पे शोर मचा देंगे कि भाई टेस्ट क्यों होने चाहिए। हाँ, लोगों को नहीं पता शादी जो है वो बेसिकली नस्ल इंसानी की तौसी। जी, अगर आपने नस्ल इंसानी की, अपनी नस्ल की तौसीह करना चाह रहे हो, तो क्या बीमार नस्ल कौन चाहेगा कि हमारे बीमार बच्चे हों? तो एक CBC टेस्ट है, अगर उसमें खून की कमी है, फिर उसके बाद थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें। थैलेसीमिया का टेस्ट कोई महंगा नहीं है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी अवेलेबिलिटी भी है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। एक चीज़ और दूसरी मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि मेल का एक सीमन टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि मैं आजकल लोगों को देख रही हूँ, बहुत सारे मेल हैं जिनके 0 स्पर्म काउंट है और दे आर एपरेंटली हेल्दी। डॉक्टर साहब, लोग तो शादी के बाद सीमेन टेस्ट आई गेस नहीं करवाते हैं, तो शादी से पहले तो मेरे ख्याल से शायद रिश्ता ही ना हो पाए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी वो अना के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। नहीं, उनके लिए ऐसी लड़कियों के रिश्ते जरूर होंगे जो बेचारियां बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है। तो क्यों ना मैच अपना ऐसा बना लिया जाए कि ना आप किसी को तंग करें। खवातीन में भी तो प्रॉब्लम है। आज मैंने इसी पे बात की थी ओवेरियन फेलियर के ऊपर।
ऊपर कि अगर ओवरी किसी खातून में भी प्रॉब्लम है, किसी मर्द में भी प्रॉब्लम है, तो वो उनका आपस में मैच क्यों ना कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो सारी जिंदगी एक दूसरे की लाइफ को खत्म करते रहे। मर्द को भी जब औरत छोड़ के जाती है, मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं, उनके 0 स्पर्म काउंट थी, उनकी फीमेल ने, दे हैव देयर चॉइस, लड़कियां पढ़ी लिखी थी, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो मर्द के लिए भी तो उतना ही ट्रॉमा है, औरत के लिए भी उतना ही ट्रॉमा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम उन कपल्स की बात कर लेते हैं जो मैरिड है, कजन मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, और खुदा ना खास्ता किसी के फर्स्ट बेबी में अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए कि उनके आने वाले बच्चे जो है वो उससे इफेक्ट या मुतासिर ना हो? देखें, अगर तो उनमें पता लग गया है कि हमारी ये मैरिज भी हो गई और अब हमारे 1-2 बच्चे एबनॉर्मल भी आ रहे हैं, सबसे पहले उनकी एबनॉर्मेलिटीज क्या हैं ये जरूर पता होना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री क्या है? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स पहुंचते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहला बच्चा था, उसके बारे में हमें डॉक्टर ने कहा कि इसका हार्ट का प्रॉब्लम था, बट दे आर नॉट अवेयर कि वो क्या था। दूसरे को भी जी कोई सांस का प्रॉब्लम था। एक बीमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आता है जिसमें वो होता कंजेनिटल है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चे सांस की बीमारी के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो भी कंजेनिटल होता है। तो मेरी उन डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास कोई रिपीटेडली पहली दूसरी दफ़ा आपको शक लग रहा है कि ये कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो उसकी तशखीस कर लें। उसकी तशखीस से क्या फ़ायदा होगा कि हम उन लोगों का, हम अपने सेंटर में IVF के ज़रिए प्रेगनेंसी करके PGD कर सकते हैं। PGD का मतलब है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, कि उनके बेबी का उस एम्ब्रियो को टेस्ट किया जाता है और फिर हम उस टेस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसकी हमें शक होता है। 5 तो वैसे ही टेस्ट हो जाते हैं, इसके अलावा देखा जाता है कि इस कपल में कौन सा रिस्क है या इस फैमिली में कौन सा रिस्क है, फिर उनके बच्चों की एम्ब्रियो की तशखीस होती है, फिर जो एम्ब्रियो नॉर्मल होता है वो उनके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिदा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और इतने संजीदा मौजू के हवाले से आप गुफ्तगू कर रही थी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, जिसके बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन, साथ रहिए। वेलकम बैक, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम इस हिस्से में बात करने वाले हैं स्ट्रेस के हवाले से। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप स्ट्रेस का शिकार हो जाए तो ना आपका काम पे दिल लगता है, ना किसी और चीज़ में ध्यान लगता है, बल्कि बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। हम क्यों स्ट्रेस फील करते हैं और स्ट्रेस से छुटकारा हासिल करना, जब भी किसी से बात की तो वो कहते हैं भाई स्ट्रेस लेना ये हमारे बस की बात नहीं है, बस छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि हमारे आजकल के बच्चे भी वर्क लोड की या स्कूल लोड की वजह से स्ट्रेस का शिकार है, तो ये बात भी 100% दुरुस्त होगी। बहरहाल इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर वजाहत, साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं। ये मैं अपनी टीम को अभी इसके बाद में उनकी क्लास लूंगी कि उन्होंने क्यों मुझे नहीं बताया। अच्छा, बहरहाल मुझे डॉक्टर वजाहत बताइएगा कि हम स्ट्रेस क्यों ले लेते हैं छोटी छोटी चीजों की, क्या ये हमारे बस में नहीं है? बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम बात करें तो मैं यहाँ से करूंगा कि स्ट्रेस जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट की तरह रखा है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारे लाइफ के काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई नशा करने वाला शख्स है, या कोई शख्स बीमार है, या कोई साइकियाट्रिक डिजीज का शिकार है, और वो स्ट्रेस नहीं लेता, तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा तो उसका स्ट्रेस पूरी दुनिया लेगी, उसको मजबूर करेगी कि भाई थोड़ी टेंशन ले लिया करो। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ताला ने नॉर्मल स्ट्रेस लेने के लिए हमें इंसानी जिबिलत में रखा है, वो हमें समझ नहीं आता है। अगर हमें किसी चीज का स्ट्रेस ना हो तो हम नुकसानात उठाएंगे। मिसाल के तौर पे सुबह जाना है हमने, तो सुबह कपड़े निकाल लेने हैं, तो काम है तो असाइनमेंट पूरा करना है, ये स्ट्रेस लेना जरूरी है। लेकिन हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये नहीं आती, प्रॉब्लम ये आती है कि हम गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस की तफरीक नहीं समझ पाते, और हम छोटे मोटे स्ट्रेस को जो कि लेना जरूरी है उसको स्ट्रेस लेके काम करने के बजाय उसको लेके बैठ जाते हैं, और फिर एक वबाल जान बन जाता है कि हाय मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मुझे बड़ा मसला हो रहा है और मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा। तो पहला सवाल का पहला जवाब ये होगा कि स्ट्रेस लेना जरूरी है,
देखिए वो गुड स्ट्रेस लेना जरूरी है। बैड स्ट्रेस क्या होता है फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर वजाहत, अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, आई एम श्योर कि उसका जवाब इतना आसान नहीं होगा। हाउ टू स्टे काम इन बैड सिचुएशंस? मुश्किल हालात में अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल चीज है जो हमें से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब हम एसी वाले रूम में बैठ के कॉफी पी रहे हो, बात कर रहे होते हैं कि हम सुकून से रहें, दुनिया में पुरअमन तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे, तो बड़ा आसान लगता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जब होती है, जब हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जिस तरह आपने सवाल में बताया, मेरा मेडिकल मशवरा सबसे पहले ये होगा कि अपने साथ आप थोड़ा बहुत पानी रखें पीने के लिए। यकीन करें कि अगर आपके स्ट्रेस आउट हो रहे हैं और अगर आप 2 घूंट पानी पी ले तो आपकी जो बायोलॉजी है, आपका जो एक किस्म का एंगर का जो केमिकल है जिसको एड्रेनलिन कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। स्ट्रेस होते होते जैसे आप पानी पियेंगे वो कम हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि आप उससे थोड़ा सा बड़ी पिक्चर पे देखें। एक बड़ी पिक्चर होती है इंसान की, एक छोटी पिक्चर होती है। मुझे स्ट्रेस आया, मुझे गुस्सा आया, मैंने सामने वाले को बुरा भला कह दिया या जो भी किया, अब मैं और क्या करूं। ये एक छोटी पिक्चर है। बड़ी पिक्चर ये है कि अगर मैं ये करूंगा तो आगे क्या हो, जिसको कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी काम शुरू करो तो उसका एंड जरूर सोचो। हमारे माशरे में लोग रिएक्टिव इतने हैं कि वो ये चीजें सोचते नहीं है कि अगर मैंने ये काम किया या मैं स्ट्रेस आउट हो गया या मैं पैनिक कर गया तो मेरी आने वाली चीज पे कितना असर पड़ेगा। जरा दूर अंदेशी वाला दिमाग आप रखना शुरू करें। आदत होती है, कुछ दिन लगते हैं आगे सोचने वाली चीज को, और फिर आपको वो स्ट्रेस छोटा लगने लगता है और आप सोचते नहीं यार मैं भी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लूं, एक में मैं सांस ले लेता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। अपने आप से बात करें, अपने आप की एक कामफुल पोजीशन, शक्ल अपनी जैसी लेकर आए जो आपको कह रहा हो कि भाई थोड़ा हौसला रख लो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक हो जाएगा। तो ये जब आप अपने आप से बात करने की प्रैक्टिस करते हैं, इट विल टेक सम टाइम बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गेट बेटर। लेकिन लोग इस चीज को ऑन करना चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जब स्ट्रेस आता है तो मैं क्या करूं, हाँ। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करूं। लेकिन वो अपने बॉस के सामने गुस्सा पी जाते हैं। वहां पे स्ट्रेस नहीं करते जहां पे उनको डर होता है, जहां पे उनको नौकरी का डर है, जहां पे रिश्तों का डर है। तो वहां पे वो नया नया स्ट्रेस जो होता है, अब जैसे नई नई मंगेतर होती है, उसके सामने जितना भी गुस्सा आ जाए वो बंदा जब्त कर जाता है। देखिए वही जब बेगम बन जाती है तो उसके बाद वो स्ट्रेस सामने फिर बाद में तो बल्कि हम कहते हैं कि सारी स्ट्रेस दी ही बेगम ने है, बल्कि ऐसा भी होता है। अब देखिए ना, ये तो गलत है ना कि वही चीज आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले उसके सामने आपके तमाम कंट्रोल सिस्टम एक्टिव था, और वही चीज 2 साल के बाद आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो बर्बाद हो गया और आप इंटाइटल हो जाते कि मैं क्या करूँ। अच्छा डॉक्टर वजाहत, हमारा जो स्ट्रेस है वो एग्रेशन में तब्दील ना हो, या अक्सर लोगों को हमने देखा है कि जब वो बातचीत करते हैं और कोई इंटेंस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो उनके हाथ पैर कांपना या हाँफना जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, वो एग्रेशन मोड में चले जाते हैं। अक्सर कुछ लोग जो कि बहुत स्वीयर कॉन्वर्सेशन या बहुत इंटेंस सिचुएशन में जाते हैं, उनको नॉर्मली यूजुअली उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत शूट कर जाता है। कैसे बचना है ऐसी सिचुएशन से, अपने आप पर कैसे काबू पाना है? गुड, देखिए एक डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं से बात करूंगा कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिस्टम रखा है जो थ्रेट सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि कोई अगर सांप आ जाए, जैसे कोई खतरनाक कुत्ता गली में आ जाए, या कोई ऐसी चीज आ जाए जो हमें अनप्लेजर करे, हमें उससे देख के डर लगे, तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन सिस्टम। ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगा लेकिन इसको मोटा मोटा बताता हूँ कि एक केमिकल निकलता है जो कि वो केमिकल नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हाँ। एड्रेनलिन जब निकलेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, आपके हाथ शिवर हो सकते हैं, आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं, आपको कभी अगर खवातीन है तो उनको रोना भी आ सकता है और अगर मर्द है तो गुस्सा आ सकता है। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है थ्रेट को देख। ठीक, यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज आएगी। जिसमें एक और चीज में इजाफा कर दूं, रोंगटे खड़े हो जाना। बिल्कुल, लोग अमूमन कहते हैं कि मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट्स अ वेरी मेडिकल सिस्टम व्हिच हैज टू कम आउट। लेकिन इसके बाद आपका जो दिमाग का एक और हिस्सा है वो कहता है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। यहाँ पे इंसान की अकल को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस चाहिए। इसमें हम पानी पी सकते हैं, इसमें हम लंबी लंबी थोड़ी सी सांस ले सकते हैं। इस सिस्टम को कंट्रोल कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और ये जानना जरूरी है, ये तो होगा,
अमूमन लोगों में ये चीज होती है, नेचुरल है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि ये होता क्यों है, तो फिर आप फंस जाएंगे। जब आपके साथ ये सारी चीजों, मैं खुद इन चीजों का शिकार होता रहता हूँ, ट्रैफिक में हो गया या कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं गुस्सा आ गया, ये सारी चीजें आपका एक एड्रेनलिन रश करता है और आपके गूज़बम्प्स स्टार्ट होते हैं और आपको लगता है फाइट और फ्लाइट, या तो आप भाग जाएं या आप लड़ जाएं। उसके बाद आपका ब्रेन का जो दिमाग का सामने का हिस्सा है, जिसको कहते हैं फ्रंटल लोब, ये अकल सेंटर है, सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे फैसला होता है कि यार ना लड़ो, सुकून में आ जाओ, काम डाउन कर लो अपने आप को, ये बड़ा मसला हो जाएगा, अगर मैं लड़ गया तो ये मसला हो जाएगा। ये सब सीट का फ्रंट हिस्सा जो फ्रंटल लोब है। हमारे पास नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ये जरूर बात करेंगे कि स्ट्रेस हमें कौन सी बीमारियों की तरफ भी लेकर जाती है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, कम है, तो लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट में हम जरूर डिटेल इसमें बात करेंगे कि कौन सी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से जन्म ले सकती हैं। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब भी हम किसी शख्स से मिलते हैं तो हम उसकी शख्सियत का उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी तरह जब आप किसी के घर जाते हैं किसी दावत पर, तो हम उनका घर देखकर, उस घर का इंटीरियर देखकर, उसकी सजावट देखकर हम उस इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, लोगों की नफासत का भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। तो घर को सजाना यकीनी तौर पर एक आर्ट है, और अगर मैं कहूँ कि ये एक महंगा शौक है तो शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस महंगे शौक को आप अपने, अगर आपको शौक है तो आप इसको कर सकते हैं कम बजट में भी। अगर आपको पता है कि कलर थीम कैसी होनी चाहिए, घर में आप प्लांट्स अगर ऐड कर लें तो उससे भी कमरों की, घर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो बहुत सारी टिप्स हम न्यू पाकिस्तान में आपको इस सेगमेंट में आज देने वाले हैं घर की सजावट के हवाले से। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जनाब बीना अमीन, शी इज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, कराची से ऑल द वे तशरीफ लेकर आई हैं एंड शी इज डूइंग ब्रिलियंट वर्क इन कराची एंड पाकिस्तान से बाहर भी। कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। खुशामदीद कहते हैं आपको। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि घर को सजाना इट्स एन आर्ट, लेकिन ये एक महंगा शौक भी है। इज इट ट्रू, या हम कम बजट में भी घर की सजावट, तज़ीनो आराइश कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये एक्चुअली आपके अपने टेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। मतलब मे बी क्योंकि हम बेसिकली कम पैसे में भी चीज़ अच्छी लग सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर जैसे जो लोग हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो मतलब आजकल इतना सारा इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है। हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम एजुकेट करते हैं अपने कस्टमर को कि उनको वॉल्स कैसे रखनी चाहिए, फ्लोर कैसे रखनी चाहिए, कॉम्बिनेशंस किस किस्म से वो अपना कर सकते हैं। तो दे कैन ऑलवेज बेनिफिट, हमारे शो से भी बेनिफिट कर सकते हैं। एंड बिल्कुल अपने थोड़े बहुत टैलेंट को और किसी चीज़ को रिफर्बिश करके भी वो उसको नया लुक दे सकते हैं। अच्छा, जब भी हम शादी की बात करते हैं तो ख़वातीन की बड़ी तैयारी होती है, लड़के की भी बड़ी तैयारी होती है कि एक नया सेटअप होगा, नई जिंदगी का आगाज़ होगा, लेकिन जल्दी जल्दी में हम बहुत सारी चीज़ें बस सोचे समझे बगैर कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम ज़रा उन कपल्स को या उन फैमिलीज़ को भी थोड़ा सा एजुकेट करेंगे या बता सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि आपने उस एनवायरनमेंट में, उस रूम में आपने काफ़ी अरसे तक रहना होता है। तो अगर आप दीवारों के रंग, अपनी ज़मीन के फ्लोर के कलर्स या थीम अगर आप सोच समझ के करें तो आपको बहुत देर तक अपने कमरे से बहुत प्यार रह सकता है, बजाय कि बाद में जाके हम फिर से दोबारा इन्वेस्टमेंट करें, डबल खर्चा करें। आजकल तो बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है। तो किस तरह का रूम इंटीरियर वैसे इन है यूजली अभी? देखिए, ये टोटली मतलब जहाँ पर्सनल चॉइस है, आप क्या है? पर्सनल चॉइस है, कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग क्लासिक में बिलीव करते हैं, उनको अपना कमरा का लुक बिल्कुल क्लासिकल चाहिए होता है। कुछ लोग बहुत ही मॉडर्न थीम पे जाना चाहते हैं। तो इट इज़ टोटली अ पर्सनल चॉइस। तो व्हेन वी मीट द पर्सन, जैसे क्योंकि मेरा जो काम है वो डिज़ाइन बेस्ड है, आई मीन आई डू नॉट, मेरा कोई रिटेल नहीं है या इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे पास जब आप आएंगे तो आपकी पर्सनालिटी को मैं एनालाइज करूँगी और उसको एनालाइज करके आपको रेकमेंड करूँगी कि ये आपके लाइफस्टाइल में सही बैठता है। कभी अच्छा, एक गलती जो हम करते हैं यूजली कि जब हम मार्केट जाते हैं या हम शॉपिंग करने जाते हैं या हम कोई फर्नीचर लेने जा रहे हैं या हम कुछ भी करने जा रहे हैं, तो हम बस सोचे समझे बगैर, चूंकि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है इसलिए हम उठाकर उसको ज़बरदस्ती एडजस्ट कर रहे होते हैं।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो प्रॉपर मेजरमेंट्स लेकर हर चीज़ के कितना स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोफा लेना है तो मेरे पास इसको रखने के लिए वॉल की स्पेस कितनी है, या जो मेरा दूसरा फर्नीचर है ये उसके साथ। तो ये एक आई थिंक इट्स अ गुड टिप जिसका लिहाज बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, और बस चूंकि चीज़ अच्छी लगी है तो वो उठाकर ले आते हैं। What do you say about that? देखिए, it works both ways। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी है और वो उठाकर ले आते हैं तो वो आकर वो बाकी के कमरे में उसकी प्लेसमेंट पे खेल सकते हैं। मगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी थीम में अगर आपको सपोज इस कलर का मस्टर्ड कलर का सोफ़ा अच्छा लग गया, आप उसको ले आए और वो आपकी बाकी थीम में नहीं जा रहा, तो आप कोई और मे बी कर्टन में या किसी और चीज़ में उस कलर को कॉम्प्लीमेंट करके उस पीस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं एंड कमरे का लुक बेहतर। अच्छा पीना जी, कब हमारे जो रूम का स्पेस है वो कब हमें छोटा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बहुत लोडेड कर देते हैं हमारे यहाँ? लेस इज मोर। आई मीन ये मेरा एक कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जापानीज कॉन्सेप्ट, मगर मैंने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर। तो आजकल जो है वो आ रहा है, मतलब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लेस इज़ मोर, मतलब आप कम से कम चीज़ें रखते हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इतना प्रैक्टिकल हो चुका है कि आपको मेंटेन करना चीज़ों को, या बहुत सारी जो बहुत कार्व्ड चीज़ें होती हैं उसकी सफाई करना, उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो गई है। बिकॉज अगर कपल दोनों काम कर रहे हैं और उनको उस घर को मेंटेन भी करना है, तो वो उस सिलसिले में ये लोग स्ट्रेट, मतलब लोग जो हैं वो स्ट्रेट लाइन प्रेफर करते हैं, या मतलब मॉडर्न फर्नीचर प्रेफर करते हैं, या लेस अमाउंट ऑफ पीसेस प्रेफर करते हैं। बहुत खूबसूरत पीसेस होंगे मगर कम होंगे, ताकि ब्रीदेबल होगा कमरा और उसमें आपको एक चलने फिरने की भी जगह होगी। और एक और चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगी, अगर हमने अभी कोविड का टाइम देखा है, उसमें हमने बहुत सारा वक्त अपने घर पे गुजारा है। इस चीज़ पे मैंने देखा है कि मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी ये रियलाइजेशन हुई है कि घर का कंफर्टेबल होना कितना इम्पोर्टेंट है। yes. क्योंकि जो आपने 1.5-2 साल घर पे गुजारा है, उसमें एटलीस्ट मैं अपना पर्सनल कहूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई कि मेरी अपनी एनवायरनमेंट या मेरी अपना एक फॉर एग्जांपल अगर आप एक बेड ले रहे हैं और अगर वो बैक से अनकंफर्टेबल है या कुछ तरीके से है, तो इस किस्म की चीज़ें देखें, कोई भी डिज़ाइन इज़ नॉट कंप्लीट इफ़ इट्स नॉट यूजेबल। ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर आप कितना भी खूबसूरत डिज़ाइन बना लें और मगर वो प्रैक्टिकल नहीं है या आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सबने मैंने देखा कि बहुत ही अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत ही खूबसूरत चेयर्स आपके लिविंग में मौजूद होती हैं, जहाँ पर आप मेरे ख्याल से बैठकर शायद मुश्किल से ही कोई एक ड्रामे की शायद कोई एक ही एपिसोड देख पाओ। सो ये बहुत देखना, जो आपने बाकी के कंफर्टेबल होना लिविंग में, तो आप इसको मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगी। ये जो आप कह रही हैं उस किस्म की चेयर्स, अगर कोई ड्राइंग रूम है तो आप उसमें रख सकते हैं कि जिसमें मेहमान ने थोड़ी देर बैठना है या आपने किसी को जल्दी भगाना है प्रॉब्लली, तो आप शायद उसका यूज़ कर लें। लेकिन जहाँ तक लिविंग रूम है या जहाँ तक फैमिली रूम जिसे हम कहते हैं आजकल, उसमें कंफर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो एक इतना कंफर्टेबली बनाया गया होगा और उसमें वो फैसिलिटीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ा LED आपने लगाया हुआ है एंड गेमिंग भी है, तो आपकी फैमिली एक साथ भी टाइम अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकती है एंड यू वुड स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद इन योर फैमिली। तो दैट इज़ वाई आई एडवाइस के आपको कंफर्ट और सबकी प्रेफरेंस और ये सबको लेके चलना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू अ फैमिली रूम। बेडरूम में ठीक है, वो आपका अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैमिली रूम, आई थिंक पूरी फैमिली को मिल के ही उसको एक कंफर्ट जोन अपना बनाना चाहिए। फाइन आर्ट स्टूडेंट, मुझे कभी रियलाइज नहीं था कि कलर्स का भी इतना मदखल होता है हमारे स्पेस जो हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जो रूम्स होते हैं, बेडरूम्स, वहाँ पर जो डार्क कर्टन्स अगर आप लगा लो, मिसाल के तौर पे ब्लैक कर्टन्स लगा लो या डार्क मरून लगा लो, तो हमारी आंखों को उस रूम की स्पेस कम लगेगी। अगर आप उसके ऑल्टरनेटिव में अगर आप व्हाइट कर्टन्स लगा लो, तो आपको लगेगा कि सब कुछ खुला खुला है। तो कलर सिलेक्शन भी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कलर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कलर सिलेक्शन में आपको क्लाइमेट का ख्याल रखना पड़ता है, आपको आपका लाइफस्टाइल क्या है उसका ख्याल रखना पड़ता है, सनलाइट कितनी आ रही है रूम में उसका, मतलब हर चीज़ को नज़र में रखते हुए ही एक एरिया को डिज़ाइन किया जाता है। तो जो लोग अगर सपोज़ हम डिज़ाइनर्स को नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए ये टिप्स हम देते हैं अपने चैनल के ऊपर भी, उसको लेके वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी उन चीज़ों को उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मे बी वो पीस उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन एक लुक लाइक काइंड ऑफ चीज़ भी आप क्रिएट करा सकते हैं। अच्छा बीना, तो जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं जब सोसाइटीज़ पे एंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे घर एक तरह के नज़र आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वो डिज़ाइन हमें ऐसा लगता है कि वो इन है, आर्किटेक्चर एक तरह के डिज़ाइंस लोग पसंद कर रहे हैं और वो है। इसी तरह जो घर के थीम्स या मॉडल्स की बात कीजिए, अंदर से वो भी एक तरह के
कुछ टाइम के लिए फैशन में आ जाते हैं। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी किस तरह का मॉडल ज़्यादातर पसंद किया जा रहा है? देखिए, जैसे फैशन में चेंज होता है ना, जैसे आपके कपड़ों का स्टाइल चेंज होता है, इसी तरह हमारे इंटीरियर्स में भी आपका टोटली कलर्स चेंज होते हैं, आपकी वुड की प्रेफरेंस चेंज होती है, आपकी फिनिशिंग प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं। मसलन आजकल अगर आप मुझे पूछ रही हैं तो हाई ग्लॉस फिनिश इज़ वेरी मच इन। फर्नीचर के ऊपर जो पॉलिश होगी उसकी हाई ग्लॉस फिनिश इज़ वेरी मच इन। अपॉस्ट्री में अ लॉट ऑफ ग्रेज एंड बेज एंड ब्लैक एंड वाइट, दे आर वेरी मच इन। लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करें उसको। उन सब में अगर मे बी आप एक सोफ़ा या एक कोई कलरफुल चीज़ डाल दें तो वो पूरे रूम को एक बहुत स्टेटमेंट पीस, अगर जैसे मैं कहती हूँ, वो आप डाल दें तो वो आपके रूम को अट्रैक्टिव बना सकता है। इसके अलावा आपके पास ब्रास एंड ये MS मेटल स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ये बहुत ज़्यादा इन है। मार्बल के टॉप्स बहुत ज़्यादा इन है। टेबल्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर हम मार्बल का इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा इन है। एज़ फार एज अगर आप फ्लोरिंग की बात करें तो टाइल्स टोटली इन है, बिकॉज दे आर ईजी टू क्लीन, ईजी टू मेंटेन एंड इवन इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट्स दैट यू वुड टेक। मीना जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान, और आई एम श्योर कि आपको बहुत सी टिप्स मिली होंगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, चूंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बार बार हम बात करते हैं कि भाई मौसम सरमा आने के बाद अचानक से मौसम गर्मा आ गया, और मार्च का महीना भी चूंकि बहुत प्लेजेंट हुआ करता था लेकिन उसमें भी बहुत गर्मी की शिद्दत रही। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, ख़वातीन ने किचन में भी काम करना होता है, मर्द हजरात ने बाहर बाइक पर भी जाना होता है, सन एक्सपोजर भी होता है, हर जगह तो ऑब्वियसली एसी मौजूद नहीं होता है। तो ऐसे में आप थोड़ी देर के लिए भी अगर धूप में या गर्मी में जाते हैं तो फौरन से पहले पसीने का अखराज शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को स्वेटिंग का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता है और स्मेल भी बहुत बुरी होती है, जिससे आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अच्छा, इस बात का अंदाज़ा मेरे ख्याल से हर शख्स को खुद से होना चाहिए, और अगर आपको ये एहसास हो कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो फिर उसको मेरे ख्याल से उसकी कोई रेमेडी यकीनी तौर पर करनी चाहिए। पैरों से बदबू आना, चूँकि सॉक्स पहनी होती हैं मर्द हजरात, जब बाहर जाना होता है तो उसमें भी कुछ लोगों के पाँव से स्मेल आती है बहुत देर तक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के अक्सर देखा है कि मुंह से भी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, बैड ब्रेथ होती है। तो उस हवाले से भी हम आज आपको बहुत सारी टिप्स देंगे। माउथ फ्रेशनर आपके पास होना चाहिए, स्पेशली जब आप किसी के घर जाएं तो मेरे ख्याल से ताजगी का एहसास देना चाहिए। और बात करेंगे इसी के ऊपर जनाब डॉक्टर फैसल, आपको पता है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नियो पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, आपने टाइम निकाला। और जैसा कि पसीना आना, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी कोई बात है, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग होते हैं अगर उसकी बुरी स्मेल है तो लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है कुछ घरेलू रेमेडीज़ या टोटकास करके। तो मैं चाहूँगी आज आप जितनी मैक्सिमम टिप्स हो सके वो हमारे साथ शेयर करें। ज़रूर, बिल्कुल शेयर करते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से स्मेल आ रही होती है बॉडी से। एक तो हाइजीन यकीनन मैटर कर रही होती है कि आपने अपने अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में से स्मेल शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके खाने की वजह से भी आपको पसीने में स्मेल आ जाती है। आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब हम खा रहे होते हैं तो उसकी स्मेल जो उनसे आपके यूरिन में भी आना शुरू हो जाती है और थोड़ा थोड़ा सा आपके पसीने में भी शुरू हो जाती है। इसी तरह से डाइट अगर आप ऐसी ले रहे हैं तो उससे भी होता है। डाइजेशन ख़राब है तो उसकी वजह से आपके मुंह से भी स्मेल आ सकती है। तो ये हेल्थ कंडीशंस अगर साथ साथ हैं तो उनकी ट्रीटमेंट होनी ज़रूरी है। उसके अलावा जो टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों को कैमोफ्लेज कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वन बाय वन करते हैं। एक चीज़ जो हर एक को अपने पास रखनी चाहिए जिनको भी पसीने की ज़्यादती का मसला है और ख़ास तौर से स्मेल है, वो है फिटकड़ी। ठीक है, तो फिटकड़ी जो उनसे जिसको एलम भी कहते हैं, तो इसको आपने पानी में या अर्के गुलाब में डाल देना है।
ये इसमें डिजोल्व सी हो जाएगी। Okay. और इसको आपने किसी भी स्प्रे बॉटल में अपने पास रख लीजिए, ठीक है, किसी छोटी स्प्रे बॉटल में। ठीक है। और जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, स्मेल आना शुरू हो रही है, तो आप अपने अंडर आर्म्स में जितने भी बॉडी फोल्ड्स हैं वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर लें, तो वो फौरी तौर पे आपकी स्वेटिंग भी रुक जाएगी और स्मेल भी जो उनसे वो कंट्रोल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हिटकरी का इस्तेमाल पाँव पे भी कर सकते हैं? हर जगह बिल्कुल कर सकते हैं, पाँव पे भी कर सकते हैं। पाँव के लिए तो बल्कि इसका एक बड़ा अच्छा आपको बताता हूँ, नुस्खा मैं बताता हूँ। अच्छा। कि जिन लोगों को घर में वापस आते हैं, अच्छा उसमें अगेन फिर वही कि सॉक्स कोशिश करें कि डेली चेंज करें। चेंज करने से मतलब ये नहीं कि नए से नए खरीदें। और डॉक्टर साहब, जूतों को भी हवा लगवाएं, जरा धूप में रखें, सबसे ज़रूरी बात ये है। बिल्कुल। दूसरा ये कि जूतों में आप वो जिनसे हमारी दवाइयों के अंदर सिलिका जेल आती है जी, वो अगर आप जूतों में डाल दें तो जूतों में जो उनसी नमी और स्मेल होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सिलिका जेल है, मैं अक्सर जब जाती हूँ शॉप पे तो मैं डिमांड पर भी ये ले लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इसका सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का? क्या आपको इसको अपने जूतों के अंदर रखना है या जिस तरह हमारे ड्रॉर्स होते हैं आप उसमें भी 2-4 रख सकते हैं ताकि सब जूते जो हैं वो ठीक से रहें? नहीं, वो आप बाहर रखेंगे। अगर अपने अलमारी में रखते हैं या जूतों के ड्रॉर में रखते हैं तो वो ओवरऑल नमी को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। लेकिन यह है कि जूतों के अंदर रखने से होता है कि ख़ास तौर से उस जूते के अंदर जो नमी और बैड स्मेल है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो जिन लोगों को ये मसला है कि स्मेल आती है उनको तो उस जूते के अंदर रखना ज़रूरी है। ठीक है। जिन्होंने वैसे ही उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो वो उसके अंदर एक साशे भी डाल देते हैं। उसमें भी साइज़ आते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है। तो एक बड़ा वाला लेके वो उसमें रख दें तो वो पूरी अलमारी के लिए काफ़ी होता है। ओके। तो ये तो ज़रूर कीजिए। दूसरा ये करें कि रात को जब आप घर आएँ वापस तो थोड़ा सा आपने टूथपेस्ट लेना है। अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल आम घर की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। टूथपेस्ट लीजिए और उसमें थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डाला। जैसे टूथपेस्ट फर्ज कीजिए, इसमें आपने ले लिया, सब टूथपेस्ट नहीं है हमारे पास, बेकिंग सोडा डाला। उसमें थोड़ा सा आपने ये फिटकड़ी वाला पानी डाला। अच्छा। बस थोड़ा सा। ये डॉक्टर साहब आप किसके लिए बता रहे हैं? पाँव के लिए। पाँव के लिए, ठीक है। पाँव की बदबू दूर करने के लिए। टूथपेस्ट भी डालेंगे हम इसमें। ओके। टूथपेस्ट डाल के थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ी सी फिटकड़ी का पानी मिक्स करके इसको मास्क की तरह पूरे पाँव पे लगा लें। दिन के किसी भी वक्त में? दिन में किसी भी वक्त बेहतर होता है कि जब शाम को सारे काम करके आप घर वापस आ गए तो उस टाइम पे करके लगा लें। ठीक है। 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद अपने पाँव किसी भी साबुन से आप धो लें। नॉर्मल वॉश कर लें। तो टूथपेस्ट में जो उनसे होता है एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ भी होती हैं, एंटी फंगल क्वालिटीज़ भी होती हैं, उसमें मेंथोल भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है जो आपके बैड स्मेल को ख़त्म करने के काम आता है। ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये टिप हो गई। डॉक्टर साहब, वेरी बैड प्रैक्टिस जो कि लोग करते हैं कि जो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं योर सॉक्स एंड पाँव पर, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई रेमेडी है या ये कोई रेमेडी भी नहीं है। है। और दूसरा ये कि जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि जिनको ऑलरेडी स्मेल आ रही होती है जिनकी बॉडी में से, उनको डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं भी ये बात जरा एक बार, चूंकि हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि आपको पता है कि अगर आपके साथ कुछ स्मेल का प्रॉब्लम है, हर इंसान को पता चलता है डॉक्टर साहब इस बात का। तो ये क्या प्रैक्टिस है कि आप परफ्यूम, इतना ज्यादा परफ्यूम से पूरी बॉटल ही आप अपने ऊपर ले लेंगे, हल नहीं है। हाइजीन का ख्याल लाजमी रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, इस तरह के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो टैल्कम पाउडर या बेबी पाउडर को इस्तेमाल करने के बजाय कॉर्न स्टार्च ले लें। उसको हम कॉर्नफ्लावर कहते हैं। ठीक है, उसमें 5-6 कतरे आपने डालने हैं यूकलिप्टस के एसेंशियल ऑयल के। कितने कॉर्नफ्लावर में हमने डालने ड्रॉप? 1 टेबल स्पून ले लिया हमने कॉर्नफ्लावर। ठीक है। उसमें 5 से 6 कतरे हमने डाल दिए यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल के और 3 से 4 कतरे हमने डाल दिए पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप इसको मिक्स करके रख लीजिए और ये जो सा है ना, ये थोड़ी देर में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें। अब ये एसेंशियल ऑयल जो सा मिक्स हो जाएगा। ये पेस्ट फॉर्म में बनेगा या नहीं, ये इसी तरह पाउडरी ही रहेगा। ओके। और पेपरमिंट की स्मेल, वाओ, यहाँ तक महसूस हो रही है। महसूस हो गई था, बहुत खूबसूरत। तो ये जो सा है आप अपने अंडर आर्म्स में, पाँव पे, और ख़ास तौर से जिस वक्त आपने सॉक्स पहनने, ठीक है, सॉक्स पहनने से पहले इसमें से थोड़ा सा पाउडर हाथ पे, जैसे आपने इतना सा पाउडर लिया हाथ पे, ठीक है, और इसको आपने मल के और पूरे हाथों पे और पाँव पे लगा लिया। उसके बाद आपने सॉक्स पहन लिए। तो सॉक्स पहनने के बाद जो उनसे आपको ना पसीना आएगा और ना ही बाद में जब आप सॉक्स उतारेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बिल्कुल भी महंगा वो रेमेडी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिओड्रेंट या परफ्यूम्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो आपने टिप बताई है, ये बहुत
बहुत सादी सी, बहुत सादी है, सस्ती सी और बहुत आराम से बन जाने वाली है। इसी तरह से जो कुछ लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में ख़ास तौर से हो जाते हैं, या बॉडी फोल्ड्स में हो जाते हैं, या ये हाथों के दरमियान में हो जाते हैं, उसमें से भी स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि ये मीठा सोडा लें। मीठा सोडे में थोड़ी सा आपने कोई सा भी, जो भी सिरका आपके पास है, ये देखिए ये झाग बन जाएगी इसकी, ठीक है। और इसमें कॉटन डिप करके वो आपने लगा लेना है, ठीक है। ये आपका एंटी फंगल भी हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो बॉडी का पीएच है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो जब बॉडी एसिडिक होती है तो उस टाइम पे इन चीज़ों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। जब बॉडी पीएच उसका मेंटेन हो जाता है तो फिर ग्रेजुअली आपको ये मसला ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर जी, हमारे बालों में भी समटाइम्स स्वेटिंग या पसीना सर पे आता है, उसके लिए भी कुछ है? उसके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा। मेरी बेटी है, उसके सर में पसीना ज़्यादा आ जाता है, बाल माशाल्लाह लंबे उसके, तो पसीना जल्दी आ जाता है। तो मैं उसको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा शैम्पू करने से पहले यही महलूल बना के कॉटन से उसके जड़ों में लगा देता हूँ, और उसके बाद 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद शैम्पू कर देते हैं। तो अगले 2-3 दिन उसके सुकून से गुजर जाते हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। इसी तरह से आपने कहा था कि कोई माउथ फ्रेशनर अगर बताया जा सके, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का रोज़ वाटर ले लें। ठीक है, स्प्रे बॉटल लें छोटी सी, उसमें रोज़ वाटर डालें, और रोज़ वाटर में सिर्फ़ और सिर्फ आपने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के 3 से 4 कतरे डाल के रख लेने। ठीक है। जब भी आपने किसी मीटिंग पे जाना है या किसी गैदरिंग में जाना है, कहीं भी आपने मूव करना है, तो आप उसका पंप कर लें, मुंह के अंदर 2-3 पंप कर लें, तो अगले आधे घंटे पौन घंटे तक तो आपके मुंह से बैड स्मेल नहीं आएगी। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो। ठीक। उसके अलावा दिन में 2 दफ़ा टूथब्रश करें, ठीक, वो बहुत ज़रूरी है। और माउथ वॉश जो सा है, यही जो सा आपका महलूल बना है रोज़ वाटर का और पेपरमिंट का, इसी में अगर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के मिला के रख लें तो ये आपका माउथ वॉश बन जाएगा। इसकी बड़ी बोतल बना के अपने वॉशरूम में रख लें, और टूथपेस्ट करने के बाद इसको आप गार्गल करें, मुंह में कुल्ली करें, छोड़ दें, बाहर चले जाएं इंशाल्लाह। डॉक्टर कोई परमानेंट इलाज है, कोई परमानेंट तरीका कुछ हो, हम बता दें किसी को? परमानेंट तरीका जो उनसे है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो फिर यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है। और वो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, वो आपका डायग्नोज करेगा कि किस वजह से ये मसला है। जब वो मसला ठीक हो जाएगा तो फिर आपकी ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच, आपने टिप्स दी और होम रेमेडीज आप बता रहे थे स्मेल को दूर भगाने के लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में आई एम श्योर कि हर शख्स को पसीने और उसकी बदबू का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी आसान तरीन टिप्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपकी सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से ये सेगमेंट हम लेकर आए हैं, और हम बात करने वाले हैं कि थ्रू योगा आप कैसे अपना वजन घटा सकते हैं। अगर आपको किसी जिम जाने का शौक नहीं है, घर पे आप कार्डियो या एब्स नहीं कर सकते, तो योगा जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए शुरू से सदियों से चला आ रहा है एक तरीक़ाकार, और जो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड भी देता है, और उसके साथ साथ आप वजन भी घटा सकते हैं। तो क्यों ना हम आज आपको इस हवाले से कोई टिप्स दे। मास्टर हमारे साथ है नियो पाकिस्तान में, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, कितना वजन, सबसे पहले तो हम जरा खुशखबरी थोड़ी सी बता देते हैं ना हमारी खवातीन को, उन लोगों को जो कि जिम नहीं जाना चाहते हैं, क्या वजन इसे सिर्फ मेंटेन होता है या फिर वजन घटता भी है? मैं बहन यहाँ पर एक थोड़ा सा लफ्ज चेंज करना चाहूँगा जी। वेट लॉस एक नेगेटिव वर्ड है। अच्छा। आप जब वेट लॉस का नाम लेते हैं तो वेट पहले आता है, लॉस बाद में आता है। इससे कभी भी आपका वजन कम नहीं होता। इसको हम यूं कहेंगे कि योगा फॉर स्मार्टनेस। आप स्मार्ट करने के लिए अपने आप को जो है वो योगा करें। आप स्मार्ट रहने के लिए, फिट रहने के लिए लफ्ज़ पॉजिटिव इस्तेमाल हो तो उससे का इफेक्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में लहजों का और लफ्ज़ों का ज़्यादा असर है। बहुत खूब। अच्छा जी, अभी हम जो कुछ करने वाले हैं, इससे आपकी बॉडी के ऊपर से फैट कम हो जाता है और साथ ही साथ आप एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कभी कोई भी एक्सर्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर जबर करते हैं
जो कि आम देखा जाता है। जब भी हम फिट रहने के लिए कुछ भी करते हैं तो हम अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं। तो जब एग्जॉस्ट किया जाता है तो उससे इंटरनल मसल इंजरी हो जाते हैं। इंटरनल मसल इंजरी जो है वो फिर आपको सारी ज़िंदगी तंग करते हैं और आपकी बॉडी पेन में रहती है, जिसको हम समझते हैं मेरा स्टेमिना बिल्ट हो रहा है, या खलियाँ जब पड़ जाती हैं, क्रैम्प्स होते हैं आपके, तो आप ये समझते हैं कि शायद ये कुछ दिन करने से जो है ना वो मैं ठीक हो जाऊंगा। होता ये है कि फिर वो मसल डेड हो जाते हैं, आपके सेंसिटिव नर्व्स काम करना छोड़ जाते हैं, सेंसलेस आप ज़िंदगी गुजारते हैं, आपकी हाथ बॉडी सेंसलेस हो जाती है। जैसे जितने हार्ड वर्कर होते हैं उनकी बॉडी सेंसलेस होती है, उनको आप कोई भी चीज़ मारते हैं, कुछ चीज़ उनको फील नहीं होती। तो ये परेशानी की बात है, ये सेहत की बात नहीं है कि आप सेंसलेस हो जाएं। तो आपको हर मूव फील होनी चाहिए, आप हल्की सी भी हरकत करें तो आपके जिस्म की महसूस होनी चाहिए, फिर आप जिंदा इंसान हैं। अगर आप महसूस नहीं कर पाते तो आप मुर्दा इंसान हैं। तो जिस्म को मुर्दा नहीं करना, अभी हम बहुत टेक्निकली स्ट्रेचेस करेंगे। सबसे पहले जो जरूरत होती है वार्म अप की होती है। आपकी बॉडी वार्म अप कैसे की जाए, योग उसमें क्या आपकी हेल्प करता है कि आपको बहुत टेक्निकली वार्म अप को मैं समझाना चाहता हूं। आपने कभी देखा कि जितने भी आपकी बॉडी के मसल्स हैं वो बैक साइड से स्टिफ होते हैं, फ्रंट साइड पे स्टिफनेस नहीं आती। आपकी टांगें पीछे से स्टिफ होती हैं, आपकी लोअर बैक स्टिफ होती है, आपकी अपर बैक स्टिफ होती है, सारे मसल्स पीछे से खिंचते हैं। इनका ताल्लुक आपके ब्लड फ्लो से है। आपका ब्लड फ्लो जब स्लो होता है तो फिर आपके मसल्स स्टिफ होना शुरू होते हैं, खिंच जाते हैं, उनमें सर्कुलेशन पूरी तरह हो नहीं पाती। और ब्लड फ्लो जो है उसको बेहतर करने के लिए योग ये बताता है कि इंसानी जिस्म में 3 दिल लगे हुए हैं। एक दिल सिर्फ खून को नीचे भेजता है, ये जो आपका हार्ट आपका है ये सिर्फ खून को नीचे भेज सकता है, नीचे से ऊपर नहीं ला सकता। इसके लिए आपके काफ मसल्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। योगा के मुताबिक ये दोनों काफ मसल्स दिल का काम करते हैं, दिल की मुआवनत करते हैं। तो अभी हम एक ऐसा स्ट्रेच करेंगे जिससे आपके दिल की तरफ सप्लाई बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो कि मैनुअल स्टार्ट करते हैं। आप इस पोजीशन में आ जाएं और एक एक करके लेग को सीधी करते हुए हील टच करें, इससे आपके काफ मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। ठीक है, ये शार्प नहीं करना, क्विकली नहीं करना, स्लोली करना है, बहुत आहिस्ता, जितना आप आहिस्ता कर सकते हैं। ओके। ये हम एक ही सेट करेंगे डेली अगर हम कर रहे हैं इन रूटीन? ये जितना आसानी से हो सके। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं कि हर एज में इसको नहीं कर पाएंगे, या ज़्यादा वेट हो तो भी इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसका हम जो आरामदेह सोल्यूशन है उसकी तरफ भी आते हैं। आप लेग्स को सीधा कर लें और बैठ जाएं, यूं हाथ पीछे रख लें। अपने पैरों को यूं खींचें आगे और पीछे। ठीक। काफ मसल्स पे जितना स्ट्रेच आएगा आपके ब्लड सर्कुलेशन आपकी हार्ट की तरफ चल पड़ेगी, जिससे आपके बैक मसल्स जो स्टिफ थे वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ये आप चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं, नीचे हील टच कर लें, ऐसे आपने रखा हुआ है तो आप सिर्फ अपने पैरों को ऊपर नीचे कर लें। ओके। आप बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हैं। लेटे हुए तो आप ये सिर्फ अपने एंकल ज्वाइंट को मूव करेंगे। ठीक। इससे क्या होगा कि आपके ब्लड फ्लो अच्छा हो गया। अब हम करते हैं जो स्ट्रेचेस वेट लॉस के। ठीक है, जो आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे। प्लैंक पोजीशन से शुरू करते हैं। ठीक है, प्लैंक का जितना स्टेमिना फर्स्ट इसे इस पोजीशन में एक तो अक्सर यूं कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम आ जाएगा। ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है, बॉडी को सीधा करना है। ओके। यहाँ भी नहीं रखना। ओके, बिल्कुल सीधा रखते हुए फिर आप एक और इसमें वेरिएशन है कि अपनी बॉडी को यूं घुमाएं। ओके। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि ये कितने सेकंड से स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट डे तो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। जो बिगिनर्स जितना आहिस्ता हो सके, जितना आसानी से हो सके, बॉडी को स्ट्रेस में नहीं लेके जाना। जी, स्ट्रेस में नहीं लेके जाना। जहां आप एक दफा करके रुक सकते हैं, जितना राइट। और मैं आपको बता दूं कि जितना आसानी से आप अभी ये प्लैंक देख रहे हैं जो मास्टर जी कर रहे हैं, ये घर में करते हुए आपको पता लग जाएगा, बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट। प्लैंक पोजीशन में तो नॉर्मली स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे अपना स्टैमिना आप बिल्ड करें डे बाय डे, और उसके बाद आप डिफरेंट इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप शुरू में नी जॉइंट पे आ जाएं और यूं अपनी कमर को ऊपर उठाएं। ओके। इससे क्या होगा मास्टर जी? अपने पेट के मसल्स आपके सिकुड़ेंगे। स्क्वीज कर रहे हैं ना आप। ठीक। इसमें आप रोक लें, रिलैक्स, फिर यूं उठें। ये बहुत सिंपल है। अपने कमर को ऊपर जितना उठा सकते हैं और रुकें यहाँ पर। पेट आपका खींचेगा अंदर की तरफ। ठीक। अच्छा, ये आप हमने बिल्कुल एम्प्टी स्टमक की एक्सरसाइज करनी है। जी जी। कितना वक्फा होना चाहिए हमारे लंच या डिनर से तकरीबन? आफ्टर 3 आवर्स। ठीक है, आफ्टर 3 आवर्स हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जितना आप कमर को ऊपर उठा के
रोक सकेंगे। इससे आपके पेट के मसल सिकुड़ेंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है अभी क्योंकि ओवरऑल बॉडी का हमने करना है वेट लॉस, सिर्फ पेट का नहीं करना, तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ लेट के कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिसमें पूरी बॉडी को हम यूज़ करेंगे। सीधा यूं लेट जाएं, ठीक है, और अपने बाजुओं को अगर आप पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अगर शुरू में नहीं भी करते तो आप आसानी के साथ जहाँ रख सकते हैं, हाथ साइडों पर रख लें। अब अपनी इस तरह लेग्स फोल्ड करनी है कि आपके जो है ना वो कमर को ऊपर उठाना है। ओके। और रुकना है यहाँ पर, रिलैक्स, जितना आप रोक सकते अपनी कमर को। अक्सर लोग सिर्फ ये लेग को फोल्ड करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन इसमें टेक्निक ये है कि अपनी कमर को ऊपर उठा के पेट पे प्रेशर देना है। सही। ये देखें, कमर नीचे, लोअर बैक ऊपर उठाई मैंने, और जितना इजीली कर सकते हैं उतना ये हमने। अब इससे पेट के मसल टाइट हो जाते हैं। ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स। इसी तरह लेग्स फोल्ड रखते हुए अपने अब अपर जो बैक है इसको उठाएंगे, कमर सीधी रखते हुए, अपने देखना ऊपर की तरफ है। अक्सर लोग इसमें गलती ये करते हैं कि यूं उठ के पेट पे देखते हैं। सही। इससे आपके बीपी शूट करेगा, आपका सर्वाइकल का इशू हो सकता है, इससे आपके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। जो एक्चुअल एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए पेट पे प्रेशर दें। ठीक है। देखिए मेरा चेहरा सीधा है। ओह, ओके। ये डायरेक्टली पेट के मसल्स, पेट के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, एब्स के लिए। जी जी। और इसके बाद फिर आप हाथ साइडों पे यूँ रखें और ऊपर उठे हुए आप। ओके, हील टच जितना आप कर सकें। अगर साइड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। जी जी, जितना आप कर सकते हैं। अगर आपका हील तक आ रहा है ठीक है, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यूं नहीं करना। ओके। ये आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका वर्टिगो भी हो सकता है, उठते बैठते चक्कर आते हैं फिर, तो इसके लिए लाजमी है कि अपनी कमर को सीधा रखें। ओके। और इसके अलावा फिर जो है वो हम साइड टायर के लिए इस पोजीशन में आ जाएंगे और हाथ यहाँ रख लें साइड प्लैंक पे। जी, ठीक है, साइड प्लैंक। ऑल राइट, लेग्स क्रॉस करके। जी, ठीक। और साइड प्लैंक के लिए ये भी है कि आप इस प्लैंक पोजीशन में आएं और कमर को सीधा रखते हुए। ऑल राइट। अच्छा, जैसे कि हम यूजुअली जब एब्स की एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं तो हम वहाँ पे स्ट्रेचिंग जरूर करते हैं। योगा इटसेल्फ ही स्ट्रेचिंग का नाम है। बिल्कुल। तो हमें योगा के बाद तो किसी किस्म की स्ट्रेचिंग करने की, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग की ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्ट्रेच तो कर रहे हैं, स्ट्रेच ही तो कर रहे हैं। जी जी, ठीक। तो इसमें किसी किस्म की कोई आपने मुशक्कत फील नहीं करनी, जितना आसानी से हो सके करें। एक मुद्रा में बताना चाहूँगा वेट लॉस का, रिंग फिंगर को यूँ पकड़ लें। अच्छा, ठीक है। कितनी देर के लिए पकड़ेंगे? कम से कम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स। अच्छा। ये सिर्फ सूर्य मुद्रा कहते हैं इसको। ये आपके वजन को कम करता है। और इसके साथ डीप ब्रीथ भी करना है? नो, नॉर्मल ब्रीथ करना है। ये स्किन को बड़ा अच्छा करता है साथ में। ठीक है। इससे स्किन ग्लो करती है। सूर्य मुद्रा। सही। और एक अच्छा, ये लेग पोस्चर भी लाजमी ऐसे होना जरूरी है? नहीं, ये लाजमी नहीं है। आप चेयर पे बैठे भी कर सकते हो। तो हमें एक है कि ये कमल आसन लगाते हैं। ठीक है। कमल आसन, हाफ कमल आसन लगाया मैंने। अच्छा, अक्सर लोगों को पोस्चर का बड़ा प्रॉब्लम होता है। अक्सर लोग बहुत झुक कर बैठते हैं। अच्छा, ये अपनी बॉडी को इसको स्ट्रेट करना या ठीक पोस्चर मैं चाहूंगी कि जरूर टिप दें। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप यूं होते हैं ना, ये बॉल निकल आता है आगे की तरफ, इससे आपका वजन बढ़ना शुरू होता है। ये इस पोस्चर से आपके मैदे का मुंह बंद हो जाता है। आप खाना खाते हैं, उसकी जो जगह है खाना गुजरने की वो तंग हो जाती है, जिससे फिर सीने में जलन रहना शुरू हो जाती है। कम से कम जब भी खाना खाएं तो कमर को सीधा रखें। सही। ताकि वो जो रास्ता है वो तंग ना हो।
आपके सीने में जलन अक्सर इस वजह से होती है क्योंकि खाना एक तो हम चबाते नहीं हैं, हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं। दांतों का काम ताकि सारी मेहनत जो है वो हमारे अंदर जाके आंतें कर रही होती है। तो हमें दांतों का काम दांतों से लेना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चबाएं खाने को, उसको क्रश करके फिर आप लेके जाएं और रास्ता क्लियर रखें। एक तो ये बड़ा अहम है, और अकड़ना भी नहीं है। अक्सर लोग सीधे होते हैं तो अकड़ जाते हैं ऐसे, तो ये भी गलत है। अच्छा, ये सारे पोस्चर्स के साथ साथ हम ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम योगा की बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसके साथ आप सिर्फ ये नहीं कि योगा कर रहे हैं, खुद से भी थोड़ी सी एफर्ट करें, नेगेटिव थॉट से आप अपने आप को बचाएं। अगर आप योगा कर रहे हैं वजन घटाने के लिए, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप योगा ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ मुंह को भी हिसाब करना पड़ता है, अपने खाने पीने में भी एहतियात बरतनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो ही आप अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी योगा के हवाले से टिप्स दी। आई होप सो कि आपको भी पसंद आई होंगी। ज़रूर आप भी घर पे कीजिएगा अपने मेंटल पीस के लिए या वेट लॉस के लिए। जब बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक जनाब, नियो पाकिस्तान में खुशामदीद। रूह अफ़ज़ा के किचन में आपको लिए चलते हैं, जहां पर अनम आज खुद रूह अफ़ज़ा बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम नबीहा, कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बहुत खिल रही हैं आज माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का असर ले लेती हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन आज जो है बेसिकली हम रूह अफ़ज़ा कॉफ़ी डिज़र्ट बना रहे हैं। तो ये तकरीबन मैंने इसको रेडी कर लिया हुआ है, जो इसका कस्टर्ड है बेसिकली वो मैंने रेडी कर लिया हुआ है। इसके अंदर जो है मिल्क है तकरीबन 1 लीटर के करीब, उसके अंदर 1 कप के करीब क्रीम है, 1 कप शुगर ऐड की है, 4 to 5 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड किया है, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉफ़ी ऐड की है। जो भी क्लासिक कॉफ़ी होती है, मतलब रियल कॉफ़ी, आपने उसको 3 in 1 वाली कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी इसके अंदर। वो डालकर अच्छी तरीके से मैंने उसको कुक कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड कोई भी, या कस्टर्ड जो भी आपको पसंद है फ्लेवर, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कॉफ़ी के साथ जो वनीला का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वनीला कस्टर्ड ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ ये प्लेन केक है, उसके साथ बिस्किट्स हैं, वो इसके ऊपर मैं इसको पोर करूँगी। आपने इस जो डिज़र्ट है इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, तब ये अच्छी तरीके से चिल्ड हो जाए। जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे, पोर करेंगे, तो अच्छी तरीके से जो केक है वो सारा जो है ऑब्जर्व कर लेगा जो बैटर है। तो ये जो है रेडी हो गया है। अच्छा, थिकनेस जो है इसकी इतनी ही रखेंगे, इससे ज़्यादा जो है हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। और अब ये मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ, और उसके बाद ऊपर से इसके ऊपर थोड़ी सी कुकीज़ से इसकी गार्निश करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर जो है रूह अफ़ज़ा स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा, और साथ में इसके अंदर डालेंगे कॉफ़ी से इसको थोड़ी सी गार्निश करेंगे इसकी। अच्छा जी, अब ये हो गया है इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे ये कुकीज़, ये सारे कुकीज़ इस तरह से इसके ऊपर असेंबल कर देंगे। हम क्रश करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको मैं इस तरह से इसलिए डाल रही हूँ कि जब ये ठंडा होगा तो इसके अंदर आपको एक एक कुकी का जो है वो चंक जो है वो आपको फ्लेवर बहुत अच्छा सा उसका आएगा। ओके, और ये चली गई एक और कुकी, और ये इसके साथ दूसरी कुकी। ये डालने के बाद ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कॉफ़ी, जो कि की कलर। अच्छा, इस पोजीशन के अंदर आप चाहें तो बेशक इसके ऊपर जो है वो क्रीम की भी एक गार्निश कर सकते हैं, मतलब क्रीम भी आप इसके अंदर विप्ड क्रीम के साथ भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। और आपने इसको पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए। ओके, तो ये जो हमारा रूह अफ़ज़ा कॉफ़ी डिज़र्ट है वो रेडी हो गया। और मैं फाइनल जो है बस इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा जो है वो गार्निश कर दूँ। जब मैंने इसको कुक किया था तब मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा ऐड ऑन किया था। ऑलराइट, तो ये जो है हमारा डिज़र्ट, हम इसे चिल करेंगे तकरीबन 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 अगर ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपके घर मेहमानों ने आना तो आप इस डिज़र्ट को एक रात पहले बना के रख लें। उससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से जो केक और बिस्किट्स उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। अनम फाइनल रेसिपी शेयर कर। सिंपल 1 लीटर दूध था, उसके अंदर 1 कप शुगर थी, उसके अंदर 4 to 5 टेबलस्पून हमने कॉफ़ी का ऐड किए हैं, 4 टेबलस्पून इसमें हमदर्द की हनी ऐड की है,
1 कप के करीब क्रीम ऐड की है, 4 टेबलस्पून इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड किया है, उसका कस्टर्ड बना लिया है। उसके बाद केक की लेयर एक सेट की, अब बिस्किट्स की लेयर, कोई भी आपने हार्ड बिस्किट्स लेने उसकी सेट किया और उसके बाद उसको पोर कर दिया। अब आपने 5 to 6 आवर्स इसको फ्रिज में रखना है और इसको ठंडा करके हम चाहें तो इसमें क्रंच भी ऐड कर सकते हैं। क्रंच भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी फ्रूट्स या कोई भी 10 फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अनम थैंक यू सो मच और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी हमें लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।